So what we were discussing was identity of persons. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, आप नाम लिखना, मैं सिर्फ आपको नाम लिखवा रहा हूँ. ओके, ब्लैंकर्न, BLENKARN, नाम लिखो. ब्लैंकर्न, BLENKARN. दूसरा लिखो ब्लैंकिरॉन, BLENKIRON एंड कंपनी. ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी, BLENKIRON. और तीसरा लिखो लिंडे, है ना. चलो मैं आपको या तो ऐसा लिख दो, ब्लैंकर्न, वहां पे लिखो एक्चुअल बायर. ब्लैंकर्न इज एन एक्चुअल बायर. ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी इंटेंडेड बायर. लिंडे इज अ सेलर. ओके, जो फर्स्ट पार्टी है ब्लैंकर्न, ओके, उसको ये पता है कि जो लिंडे कंपनी है और ब्लैंकिरॉन कंपनी है, दे आर ऑन गुड टर्म्स. ओके, और वो एक दूसरे के साथ गुड्स में डील करते हैं. ओके, अब ब्लैंकर्न जो है उसने लिंडे कंपनी को एक ऑर्डर लिखवाया कि मुझे इतना गुड्स चाहिए, और उसने जो साइन किया था वो ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी का, मतलब ऐसा लगे कि ये ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी है. ओके, अब जो ये कर रहा है उसको तो पता ही है कि मैं एक्चुअली जो जिस कंपनी के साथ लिंडे डील करता है वो मैं नहीं हूं. आई एम ब्लैंकर्न, और लिंडे किसके साथ डील करता है? ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी. तो मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ ब्लैंकिरॉन एंड कंपनी और गुड्स खरीद लिए और फिर आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए. ओके, लेटर ऑन व्हेन लिंडे कंपनी कम्स टू नो दिस, जब उनको ये पता चलता है तो उन्होंने कंप्लेन किया, और इसके सामने कंप्लेन किया जिसको ब्लैंकर्न ने फर्दर गुड्स बेचा था. मतलब समझो ब्लैंकर्न ने एक्स को गुड्स बेच दिया था. ओके, तो लिंडे कंपनी ने एक्स के सामने केस फाइल किया दैट यू आर नॉट द एलिजिबल परचेजर, क्योंकि जिसने हमारे पास से खरीदा है उसने नाम गलत बता के खरीदा है, तो वो भी खरीद नहीं सकता था. अगर वो नहीं खरीद सकता था तो तुम भी वो गुड्स खरीदने के लिए कैपेबल नहीं हो. यहाँ पे लिंडे का गलती किस चीज का हुआ था? लिंडे मेड अ मिस्टेक ऑफ विच थिंग? आइडेंटिटी. क्या समझा था कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो रेगुलर पार्टी है, बट एक्चुअली वो नहीं था. ओके, लिखो ये सिचुएशन आप खुद बना के लिख सकते हो, है ना. द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड एंड कोर्ट विल आस्क X to return the goods. Court will ask X to return the goods or pay for them. Okay.
मतलब फर्स्ट उसका काम ये होगा कि उसको गुड्स वापस करने पड़ेंगे, बट अगर एक्स ने कहा कि मैंने तो ये रॉ मटेरियल खरीदा था और उसका मैंने प्रोडक्शन में यूज कर दिया है, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिट्राइव, ओके, तो कोर्ट उसको कहेगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? एनी डाउट्स? किसी को मिस्टेक में, दैट इज बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक में हमने जो भी टॉपिक लिखे या पॉइंट लिखे उसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो, नहीं तो बढ़े आगे। चलो, फाइन इनफ। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है इसमें क्या गलत है। ओके, X has given a property on rent to Y at a monthly rental of 10,000. X ने Y को प्रॉपर्टी दिया on rent at the monthly rental of 10,000 rupees. Okay, but the purpose of renting, मतलब Y ने रेंटिंग के लिए, मतलब सॉरी, जो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया वहां पे वो इलीगल एक्टिविटीज करने वाला है, तो इसमें गलत क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज रॉन्ग, कंसिडरेशन गलत है? नो नहीं ना। चलो, अगर यही चीज में मैं ऐसा कोट करूं कि एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी दिया, 10,000 पे भाड़ा है और वाई उसमें खुद रहने वाला है, रेसिडेंशियल पर्पस है, ओके, अभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है और कंसिडरेशन क्या है वो बता। Objective is living for residential purposes. Objective is living for residential purpose and consideration is rupees 10,000. The rent. Y को रहने मिल रहा है तो Y के लिए वो कंसिडरेशन है, X को पैसा मिल रहा है तो X के लिए वो कंसिडरेशन है, और द ऑब्जेक्टिव इज रेसिडेंशियल पर्पस। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कौन सा है और कंसिडरेशन वाला पार्ट कौन सा है। ओके, चलो, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, इस एक वर्ड की वजह से इन सब का मीनिंग बदल जाएगा। इज इट ओके? मतलब अगर कोई भी ऐसा काम जो फॉरबिडन बाय लॉ है, इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, पनिशेबल बाय लॉ, तो इट इज अनलॉफुल, उसका क्या कंसिडरेशन क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या गलत है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट विल कम लेटर स्टेज। ओके, of such nature that if permitted would defeat the provisions of law। देखो, ये forbidden by law है और ये defeat the provisions of law, इसमें कोई डिफरेंस है? अगर है तो क्या है? एनी आइडिया? हम ऐसा याद रखेंगे, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ का मतलब इंटेंशन ऑफ लॉ। ओके, डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा, इंटेंशन ऑफ लॉ। ओके, तीसरा लिखते हैं, फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इनमें से अगर कोई भी एक केस हुआ तो या तो उसका ऑब्जेक्टिव गलत है, या तो उसका कंसिडरेशन गलत है, या तो दोनों गलत है। ओके, एंड इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको इन डिटेल सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा हर एक टॉपिक के। ओके, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स the agreement is void because the object is unlawful.
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud। मतलब ये कुछ फ्रॉड करने वाले हैं या कर चुके हैं, और उसमें से जो भी पैसा आएगा उसको डिवाइड करने का उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक दूसरे के साथ। तो डूइंग अ फ्रॉड इज एन unlawful objective, so the agreement is void because whatever they are going to acquire is by way of fraud। okay, चलो यहाँ पे कोई एक इंसान दूसरे इंसान के सामने किया हुआ केस वापस खींचने की बात कर रहा है। ओके, देखो कुछ केसेस में वो अलाउड भी है और इसीलिए आर्बिट्रेशन बना है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, बट इट इज नॉट अलाउड इन ऑल द केसेस। ओके, इस केस में आपने स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या किया है? स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर्स ऑफ लॉ, गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द फ्रॉम द कोर्स ऑफ लॉ। आप कोर्ट में ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देते हो जिसकी वजह से कोर्ट मिसगाइड होता है। ओके, जैसे होता है ना पार्लियामेंट में एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा होता है और कोई भाई साहब उठ के कुछ और ही नया डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो स्टिफलिंग हुआ। क्या हुआ? स्टिफलिंग। आप जो आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आपको प्रोग्रेस करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो और यू आर डिस्टर्बिंग द course of justice, then it is considered as stifling of prosecution। okay, section 10 of the Indian Contract Act, the legality of consideration in objects, हमने पढ़ा था है ना, 6 जो टॉपिक पढ़े थे उसमें कहा था कि ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। और अगर किसी भी एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ तो void माना। ओके, वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन है। A promises to for B an employment public service, इसको कहा जाता है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक सर्विसेज। क्या कहा जाता है? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक सर्विसेज। मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैंने किसी को 5 लाख रुपए ब्राइब दिया और उसने कहा कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करवा के देता हूँ। ओके, सो हियर द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। A is promised to procure for B an employment in public service is the consideration for B's promise। B ने 1 लाख रुपए दिया और A ने उसको वादा किया कि मैं आपको इसके रिटर्न में जॉब दिलवाऊंगा। ओके, सो हियर द कंसिडरेशन बीइंग opposed to public policy is unlawful only, है ना। बेस्ट मैन फॉर द जॉब, क्या बोलेंगे हम उसको? बेस्ट मैन फॉर द जॉब, मतलब जो क्वालिफाइड है उसी को जॉब मिलनी चाहिए, जो डिजर्विंग है उसी को मिलनी चाहिए। आप ब्राइब देके अपने आप को सिक्योर करते हो तो वो गलत है। okay? अभी सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, when the consideration of object is forbidden by law। what is forbidden? against the provision of law, punishable in the eyes of law, or we can say prohibited। okay, example लिखो, चलो इसका एग्जाम्पल लिखो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैंने आपको शेयर ब्रोकर वाला एग्जाम्पल लिखवाया था, एनी आइडिया? कभी कुछ बोला होगा। चलो एग्जाम्पल बाई करने वाला, उसने अपने शेयर्स
हाँ, है ना, क्लाइंट को दे दिए सेल हाँ। किए। कोशिश करते हैं। सबसे पहला है फॉरबिडन बाय लॉ, ओके, उसमें लिखो a loan was given to the father of a minor for celebrating the marriage of minor. For celebrating the marriage of minor. चलो, क्या गलत हुआ? Marriage of a minor. ओके, लिखो यहाँ पे, here the marriage of minor is against, here the marriage of minor is against child marriage act. Okay, full stop. The amount given cannot be recovered. The amount given cannot be recovered as as the contract is not enforceable. As the contract is not enforceable. Okay, चलो दूसरा लिखो, defeating the provisions of law. Defeating the provisions of law. लिखो example, a person's land was seized by government because he did not pay land revenue. Okay, full stop. There is a provision that the land if sold by government should not be purchased by defaulter. Okay, here तो सब करके लिखो आगे, here the defaulter makes an arrangement with a third party in such a manner that first the third party will purchase and later on it will be sold to defaulter. तो यहाँ पे जो डिफॉल्टर है उसने सीधी तरह से लॉ वायलेट नहीं किया है, पर उसने लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने की कोशिश की या नहीं की? Has he tried or not? Yes. Yeah? Yes. So here
the contract becomes void. Here the contract becomes void. चलो एक और एग्जांपल लिखो. A debtor makes an agreement with the creditor that he will not take the advantage of limitation. Will not take the advantage of limitation even if the debt becomes time barred. Even if the debt becomes time barred. इसका ये मतलब है कि डेटर ने क्रेडिटर के पास से कुछ गुड्स खरीदे हैं. अब एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. एक क्रेडिटर अगर अपना पैसा रिकवर करना चाहता है तो उसको 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन करना पड़ेगा. ओके, अगर 3 साल हो जाते हैं और क्रेडिटर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, देन द डेट बिकम्स टाइम बार्ड. ओके, फिर डेटर का मन होगा तो ही वो पे करेगा, अदरवाइज कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप ये पैसा रिकवर नहीं करवा सकते. ओके, पर यहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग है. डेटर ने क्रेडिटर को प्रॉमिस किया कि अगर मेरा डेट टाइम बार्ड हो जाएगा, मतलब 3 साल से ऊपर का टाइम हो जाएगा, फिर भी मैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन का एडवांटेज नहीं लूंगा. मतलब अगर तुम मेरे सामने केस फाइल करना चाहो तो तुम कर सकते. So as such, it is defeating the provisions of Limitation Act. कौन से एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग? It is defeating the provisions of Limitation Act. आप एक चीज जानते हो लिमिटेशन एक्ट के बारे में कि अगर मुझे कोई भी चेक देता है और उसमें आज का डेट लिखा हुआ है 12th of May 2020, ओके, और मैं उसको 3 महीने तक बैंक में डिपॉजिट ना करूं, मीन्स 12 अगस्त तक अगर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट ना करूं तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा. उसके बाद मैं उस चेक के बेसिस पे किसी के सामने केस फाइल नहीं कर सकता. ओके, इट बिकम्स अ स्टेल चेक. क्या बन जाएगा वो? स्टेल चेक. एक और एग्जांपल लिखो. एन अग्रीमेंट to give a child in adoption in consideration of money to give a child in adoption in consideration of money is illegal. अडॉप्शन के लिए बहुत सारे लॉज हैं, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस हैं. मतलब अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है और आप पैसे देके बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है. okay? इसके साथ साथ एक और भी रूल है कि अगर किसी के घर पे ऑलरेडी एक लड़का है तो वो लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. अगर लड़की है तो लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते. ऐसे काफी सारे प्रोविजंस हैं अडॉप्शन एक्ट. ओके, समझ में आया? डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ. अडॉप्शन करना गलत नहीं है, बट पैसे देके अडॉप्शन करना गलत है. इज इट फाइन? किसी को दिक्कत है तो पूछो. आगे बढ़ते हैं. इट इज फ्रॉड्यूलेंट. इट इज फ्रॉड्यूलेंट. यहां पे सिंपल लिख दो. एग्जाम्पल ऑफ
broker selling his own shares to the client. Example of broker selling his own shares to the client. Next is involving injury to the person or property. Involving injury to the person or property. इसका एग्जाम्पल भी बुक में लिखा हुआ है, ओके आप यहाँ पे लिख सकते हो. फिर भी A takes a loan of ₹100. A takes a loan of ₹100 from B. And in return promises to serve him for 2 years. To serve him for 2 years without any wages. Full stop. It was considered as slavery. गुलामी कहा जाएगा इसको. It was considered as slavery, and hence the contract will become void. Okay. एक और एग्जाम्पल लिखो. A enters into a contract. A enters into a contract with B ब्रैकेट में लिखो publisher. B is a publisher. A enters into a contract with B, that is a publisher, for making a defamatory mark against C. For making a defamatory mark against C. मतलब B का कुछ न्यूज़पेपर होगा या टेलीविजन चैनल होगा और A ने B को कहा कि तुम अपने न्यूज़ चैनल पे या अपने पास जो आपका न्यूज़पेपर है या आपका कुछ मैगजीन है या वीकली कुछ आपका पब्लिश होता है उसमें आप C के बारे में गलत लिखो. Publish something defamatory against C. Okay. Full stop. Such a contract is void. Such a contract is void as it causes injury to the third party. Injury to the reputation of third party. ऐसा लिखो. It causes injury to the reputation of third party. Okay. हमने कौन सा टॉपिक देख लिया आज? When consideration is forbidden by law. आपको ये एग्जाम्पल पढ़ना है. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाए हैं. You need to read this. Then consideration of object defeats the provisions of law. इसमें वो डिफॉल्टर अपना जमीन वापस खरीद रहा है. ओके. लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं लेना. ओके. फिर चाइल्ड इन अडॉप्शन वाला. ओके. मैंने इसका एलाबोरेट करके आपको एग्जाम्पल लिखवा दिया है.
okay, where it is fraudulent, then consideration defeats any rule. Any rule हुआ या any provision हुआ, these are one and the same. okay, फिर injury to the person or property, ये मैंने बोला था, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक था स्लेवरी वाला और दूसरा डिफेमेटरी मार्क्स वाला. okay? कंसिडरेशन इज इमोरल. okay? यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू कोट द एग्जाम्पल्स. चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है. इमोरल का मतलब क्या होता है, चलो कोई बताएगा? Not ethical. Yes. Not accepted by the society. Not accepted by society. Okay. Anyone else? कोई मीनिंग बताएगा? हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये काम हमारा कंसाइंस अलाउ नहीं करता है, अंतरात्मा जिसको कहा जाता है. वी कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क, बट हमारा मन इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं है. ऐसा होता है ना. इट इज कंसिडर्ड एज इमोरल. इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बट इसको जनरल सेंस में देखा जाता है कि कौन सी चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके. अ लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ अ house knowingly let to prostitute who carries on her vocation there. Here the object being immoral. है ना, इंडिया में prostitution allowed नहीं है. ओके. और उसने जानबूझ के वो घर prostitution के पर्पस के लिए दिया था, then as the object is immoral, the agreement to pay the rent is void. ओके. दूसरा एक एग्जाम्पल, obtaining divorce, where P had advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. It was held that P was not entitled to recover the amount. हम लोग मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, संस्था है ना, जो सालों से चलती आ रही है, और उसको बहुत सेक्रेड, पवित्र मानते हैं. और उसके अगेंस्ट कोई भी काम अगर किया जाता है, ऐसा कोई प्रोविजन या ऐसा कोई अग्रीमेंट किया जाता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज इमोरल, अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. ओके. सिंस द अग्रीमेंट हैड इट्स ऑब्जेक्ट द डाइवोर्स ऑफ डी and the promise of marriage given under these circumstances was against good morals. है ना. वो घर में होता है ना, मम्मी को कुछ काम कराना है तो क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा है ना, काम कर. ऐसा मतलब दिस शोज योर गुड मोरल्स, है ना, आप कितनी इंटीग्रिटी वाले इंसान है वो शो करता है. ओके. तो these type of agreements should not be entertained. The last thing is when consideration is opposed to public policy. Okay. हमने स्टार्ट किया था कौन से प्रोविजन से, सबसे पहला कौन सा था, when it is forbidden by law. By 2, if it's provision of law. defeating the provisions of law. Number 3, fraudulent. Fraudulent. Number 4, Involves injury. rule of law. इसमें लिखा हुआ है वो वाला बोल रहा हूँ. Number 5, causing injury to the person or property. Number 6, it is immoral. And number 7, when it is opposed to public policy. Now, this opposed to public policy is a question in itself. मतलब ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है, it is a quite lengthy thing. इसमें आपको कई सारे टाइप्स दिए हुए हैं जहां पे अग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा. इज इट ओके? सो वी आर कीपिंग दिस पॉइंट फॉर टुमारो. हमने आज के दिन में
मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक के टाइप्स क्या होते हैं, कौन से केसेस में मिस्टेक से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड माना जाएगा, कौन से केसेस में वो वैलिड माना जाएगा। ओके, उसके लिए हमने काफी सारे एग्जाम्पल लिखे। ओके, द अदर नेसेसरी थिंग is required by section 10 is the objective should be lawful and the consideration should be lawful। और ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के अनलॉफुल होने की वजह से, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। इसमें हमने 5 पॉइंट तक खत्म कर लिया है। The sixth point is a lengthy question in itself, so the same will be discussed tomorrow. Okay, opposed to public policy. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.